So, हेलो एवरीवन। आप सभी का वेलकम है जेआरबी सॉल्यूशंस में, जहाँ पे आप सीखोगे स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक चीज। देखो, शायद आप सभी का आज फर्स्ट डे होगा। अंकिता मैम, रिया मैम, संजीत जी, विशाल जी, स्वाति जी, सभी का आज फर्स्ट डे है। तो mana चलो, nanti lagi. कांक्षा जी, आपका माइक ऑन है, शायद ऑफ कर लेना माइक, ठीक है। चलो, तो आप सभी को थोड़ा सा मेरे बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ और शॉर्टली जेआरबी सॉल्यूशंस के बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। उसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मेरा नाम तन्मय भोसले है और मैं प्रॉपर महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहा हूँ। पिछले 1.5 साल से मैं लोगों को सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाती है, टेक्निकल चार्ट्स के बारे में और फंडामेंटली किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है बेटर स्टॉक्स। तो इसके बारे में हम सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और जेआरबी सॉल्यूशंस जो फर्म है वो आपसे 1 रुपये भी चार्ज नहीं करती। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है। बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज हमने ये चीज देखी हुई है कि मार्केट में आप कहीं पे भी जाते हो तो काफी फी चार्ज की जाती है इफ अगर आपको सीखना है। इवन अगर बेसिक चीजें भी सीखनी है ना तो भी काफी फी चार्ज की जाती है कहीं पे भी आप जाते हो तो काफी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सीखना होता है, बट बहुत ज्यादा फीस है, इसकी वजह से काफी लोग ऐसे होते हैं कि जो सीख नहीं पाते। तो जेआरवी सॉल्यूशंस ने हमने सारी चीजों को एक जगह पे लाके फ्री ऑफ कॉस्ट एक सेशन अटेंड करवा रहे हैं आपके लिए, जहाँ पे आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। और ऐसा नहीं है कि चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है तो वैल्यूएबल चीजें नहीं मिलेगी। जो चीजें आप पेड कोर्सेज में नहीं मिलेगी आपको, वो चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी, जैसे मार्केट स्ट्रक्चर्स, मार्केट के ट्रेंड्स, हर एक चीज की किस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है, टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, टोटली हर एक चीज आप यहाँ पे सीखोगे, ठीक है। तो टोटली 2 वीक का हमारा सेशन होगा, जिसमें फर्स्ट वीक जो होगा वहां पे आप प्रैक्टिकली चीजें सीखोगे। जैसे आप मेरे साथ होंगे जहाँ पे हम डेली लाइव लेक्चर्स करेंगे, जहाँ पे आप हर एक चीज को अंडरस्टैंड करोगे। और जो सेकेंड वीक होगा उसमें आप जो भी चीजें सीखे हो उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे, बैक टेस्ट करोगे। इफ अगर उसमें कुछ भी दिक्कत आती है तो हम 1 to 1 कोऑर्डिनेट करेंगे और आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद Q&A सेशंस वगैरह भी होंगे, ठीक है। इफ अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको लाइव्स वगैरह देखने हैं तो हम ट्राई आउट करेंगे कि लाइव्स के लिए भी, ठीक है। काफी लोग ऐसे हैं जो कि प्रीवियस बैचेस में है जिनको लाइव्स में भी मार्केट देखना है, तो हम लाइव सेशन भी अटेंड करवाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट पे शिफ्ट होने से पहले आपको 2-3 चीजें हैं जो स्टॉक मार्केट के बारे में काफी जगह पे फैली हुई है, तो आपको वो मैं बता देता हूँ। कि लोगों को ऐसे लगता है कि अगर हम स्टॉक मार्केट स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली करोड़पति या लखपति बन जाएंगे। देखो, ये चीज पॉसिबल है प्रैक्टिकली, बट उसके लिए आपको काफी बैक टेस्ट करना होगा, काफी पेशेंस चाहिए आपको, और राइट चीजों को मार्केट में इंप्लीमेंट करना होगा। फियर और ग्रीड हटानी पड़ेगी, काफी चीजें हैं। उसके बाद ही आप इस मुकाम तक पहुंच सकते हो। ऐसा नहीं है कि आज आपने स्टार्ट किया, 2 वीक आप सीखे, उसके बाद आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की और डायरेक्टली आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए या फिर एक अच्छे इन्वेस्टर बन गए, ऐसा नहीं होगा। आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको 12th के बाद 5 साल देने पड़ रहे हैं। इफ अगर आपको इंजीनियर बन रहा है तो भी आपको 3 से 4 साल देने पड़ रहे हैं। इफ कोई नॉर्मल अगर डिग्री भी आपको लेनी है तो 3 से 4 साल देने पड़ते हैं 12th के बाद। कोई भी नॉर्मल डिग्री लेनी होती है तो भी आपको 3 साल जो है वो देने पड़ते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए भी आपको वक्त देना पड़ेगा। जैसे आपको ज्यादा वक्त नहीं देना है, आप डेली अगर 2 से 3 घंटे या फिर 1 घंटा भी दिन का निकाल के आप बैक टेस्ट कर रहे हो, मार्केट को देख रहे हो, कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, मार्केट आवर्स में मार्केट 9 बजे से 3:30 बजे तक चालू रहता है, 9:15 से लेके 3:30 बजे तक। तो ये टाइम में आपको अगर वक्त नहीं मिलता, तो एंड ऑफ द डे अगर आप जॉब पे जा रहे हो, कॉलेजेस में जा रहे हो, आप इवन कुछ भी कर रहे हो, आपका पर्सनल कुछ बिजनेस है, तो आप शाम के टाइम में आके देख सकते हो चीजों को कि मार्केट ने आज क्या मूवमेंट की। तो अगर जैसे आप डेली उन चीजों को देखोगे, आपको जैसे वक्त मिलेगा उस वक्त में आप चीजों को देखोगे, तो आप उन चीजों में परफेक्ट होते जाओगे, ठीक है। एवरीवन क्लियर है? तो यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि स्टॉक मार्केट क्या है सर? कितने ऐसे लोग हैं? प्रफुल्ल जी, आपको पता है? रिया मैम, संजीत जी, वैशाली मैम, किसी को पता है? ओके, संजीत जी आपको नहीं पता। किसी और को? अंकिता मैम, आपको पता है? कितने लोग ऐसे हैं जिन्हों को कुछ भी नहीं पता सर, जीरो नॉलेज है, कुछ भी नहीं पता हम शेयर मार्केट के बारे में? कौन कौन ऐसे है? आप हाथ रेस कर सकते हो। चलो, मतलब इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जितने भी पर्सन है ऑल ओवर उनको ज्यादा पता नहीं है मार्केट के बारे में। देखो, आज का एक दिन है और जब आपका कोर्स खत्म होगा वो एक दिन होगा कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा। मार्केट के बीच में जो भी कॉन्सेप्ट होती है,
चलो, तो आज से हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सभी लोग मुझे जस्ट इतना बता देना कि मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है कि नहीं हो रही। और एक बात मैं आपको जस्ट क्लियर करना चाहता हूँ, बिकॉज काफी बार मुझे स्टूडेंट से ये मैसेज आता है कि आप कोर्स बेचते हो क्या, पेड कोर्स। देखो, यहाँ पे कोई भी आपको पेड कोर्स नहीं बेचेगा। इफ अगर आपको जेआरबी सॉल्यूशंस के नाम से कोई भी एक पेड कोर्स बेच रहा है, यहाँ पे कोई भी आपसे फीस नहीं चार्ज की जाएगी। जीरो फीस में सारी चीजें आपको समझाई जाएगी, ठीक है। तो चलो, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम बेसिक चीजें सीखेंगे। मैं आपके ऊपर डायरेक्टली बर्डन नहीं डालना चाहता। हम धीरे धीरे करके एकदम स्टोरी टाइप हर एक चीज को अंडरस्टैंड करते जाएंगे आगे, ठीक है। कुछ भी डाउट आता है, आप डायरेक्टली माइक ऑन करके बोल सकते हो। बीच में अगर मैं कुछ भी क्वेश्चन करता हूँ, तो आपसे मैं चैट बॉक्स में आंसर नहीं चाहता, डायरेक्टली माइक ऑन करके मैं आंसर चाहता हूँ आपसे, ठीक है। जो भी मैं क्वेश्चन करूंगा उसको आपको माइक ऑन करके आंसर देना है। कोई भी पर्सन या फिर हर कोई अगर यहाँ से आंसर देगा, तभी आप परफेक्टली उन चीजों को बेटर फील कर पाओगे या फिर अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। तो चलो, सभी लोग मुझे जस्ट इतना बता देना कि मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है कि नहीं हो रही। स्क्रीन विजिबल है मेरी सभी को? यस सर। ओके, ठीक है, चलो। देखो, तो आज हमारा ना डे 1 है। जस्ट वन सेकेंड। देखो, तो आज का हमारा डे 1 है। इसमें हम ना बेसिक चीजें समझेंगे, जैसे स्टॉक मार्केट होता क्या है, शेयर क्या होता है। देखो, स्टॉक और शेयर, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं बताता हूँ क्या होता है। एक्चुअल में स्टॉक और शेयर सेम होते हैं, बट थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है इसमें। मैं आपको बता दूंगा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, किस तरीके से रेगुलेट होता है, किस तरीके से चीजें जो है वो वर्क होती है इसमें, उसके बारे में आज हम बेसिक चीजें समझेंगे, ठीक है। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं शेयर होता क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे शेयर होता क्या है। उससे पहले एक चीज समझ लेना कि स्टॉक मार्केट मतलब सिंपल एक ही चीज। कोई ऐसा पर्सन है जिसको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कैपिटल चाहिए, और वो कैपिटल पब्लिक से उठा रहा है। मतलब कोई एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि पब्लिक से पैसा उठा रही है, और वो पब्लिक लिमिटेड हो जा रही है। और जो भी पब्लिक से पैसा उठाता है, उसे हम बोलते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और जो भी कंपनी पब्लिक लिमिटेड होती है, जस्ट वन सेकेंड, और जो भी कंपनी पब्लिक लिमिटेड होती है, उसे हम बोलते हैं कि शेयर मार्केट में एक लिस्ट कंपनी है वो, ठीक है। तो चलो हम समझते हैं शेयर मतलब क्या। जस्ट वन सेकेंड। जस्ट वन सेकेंड। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। कहाँ थे हम? देखो, तो अभी हम समझेंगे शेयर मतलब क्या। मान लो यहाँ पे ए पर्सन है जिसका ना कोई बिजनेस है। क्या है? बिजनेस है। कोई भी XYZ कंपनी होगी, और कुछ भी प्रोडक्ट होगा जो ए पर्सन क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, सेल कर रहा है, और बिजनेस अपना जो है वो रन कर रहा है। अभी ए पर्सन का ना ऐसा व्यू है कि अगर मैं मेरी एक आउटलेट से अगर मैं 200 करोड़ कमा रहा हूँ, तो मैं मेरी बिजनेस को ना और बढ़ा देता हूँ। मेरी बिजनेस को क्या करना चाहता हूँ, मैं अभी ग्रो करना चाहता हूँ। 200 करोड़ की कंपनी को मैं 600 करोड़ की कंपनी करना चाहता हूँ, और बिजनेस को एक्सपांड करना चाहता हूँ, कुछ भी। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, टोटल पूरा एक एग्जांपल। शेयर को थोड़ा सा साइड में रखना। यहाँ पे अमित जी है, जिनकी ना कार मैन्युफैक्चरर कंपनी है। XYZ एक कार बनाते हैं ये, और इनका बिजनेस जो है वो इंडिया में चल रहा है, या फिर मान लो मुंबई में चल रहा है। कहाँ पे? मुंबई में। ये कार्स बनाते हैं और मुंबई में बेच रहे हैं। बट अभी अमित जी को ना डिमांड आ रही है कार्स के लिए दिल्ली से,
कोलकाता से, नोएडा से, बैंगलोर से, पुणे से, हर एक स्टेट से क्या आ रही है, डिमांड आ रही है। तो भी ए अमित जी क्या सोचेंगे कि मैं मेरी बिजनेस को क्या करता हूँ, ग्रो करता हूँ। बट अभी मुझे दिल्ली में भी कार बेचनी है, कोलकाता में बेचनी है, और हर एक जगह पे बेचनी है, तो मुझे क्या लगेगा, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगा, जहां पे मैं ज्यादा कार्स को क्या कर सकता हूँ, मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ। तो अमित जी क्या करते हैं, अपना दिल्ली में एक मैन्युफैक्चर खोलना चाहते हैं, कोलकाता में एक, हर एक जगह पे, जैसे पुणे में खोलना चाह रहे हैं, हर एक जगह पे एक एक अपना आउटलेट क्या करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं। बट अभी कुछ भी अगर ओपन करना है तो सबसे पहले चीज लगेगी मनी। विदाउट मनी कोई चीज पॉसिबल है नहीं। तो अभी ये अमित जी पैसा कहाँ से लाएंगे, आपको क्या लगता है, क्या सोर्सेस होंगे अमित जी के पास पैसा बनाने के लिए? मान लो अभी 500 करोड़ की नीड है इन्हें, तो 500 करोड़ लाने के लिए इनके पास क्या सोर्स हो सकते हैं? चलो, फर्स्ट सोर्स होगा फैमिली, सेकंड सोर्स होगा फ्रेंड, थर्ड सोर्स होगा बैंक। इसके अलावा कोई सोर्स होगा? आपको क्या लगता है? अभी आप बताना, कोई अमित जी का फैमिली मेंबर इतना पैसे दे सकता है क्या? नहीं। कोई फ्रेंड इतना पैसे दे सकता है क्या? नहीं। बैंक दे सकती है, यस, बैंक डेफिनेटली पैसा देगी। बट बैंक क्या बोलेगी, आपको ना हमारे यहाँ पे कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा, कुछ तो लीज पे रखो, उसके बाद हम आपको 500 करोड़ देंगे। भी अमित जी बोलते हैं हम आपके पास कुछ गिरवी रखेंगे, उसके बाद आप हमें पैसे दोगे, उसमें भी आप 13% का इंटरेस्ट चार्ज करोगे। अगर मेरी कंपनी अगर थोड़ा सा डिक्लाइन होती है, अगर किसी साल में पैसे नहीं कमा पाता, तो मैं आपको इंटरेस्ट कैसे पे करूंगा? आपकी जो अमाउंट है वो कैसे पे कर पाऊंगा? नहीं पे कर पाऊंगा। तो अमित जी क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा सोर्स ढूंढते हैं, जहां से ये पब्लिक से पैसा उठा पाए। किससे? पब्लिक से। तो पब्लिक पैसा क्यों देगी अमित जी को? देखो, यहाँ पे होता क्या है, अमित जी आते हैं स्टॉक मार्केट के पास। किसके पास? अभी इतना ही समझना, स्टॉक मार्केट के पास आते हैं, मैं इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा एक्चुअल में कहाँ पे जाते हैं। बट इतना समझना कि अमित जी आते हैं स्टॉक मार्केट के पास। यहाँ पे आने के बाद कंपनी की जो भी डिटेल्स है, जैसे हम कौन सी कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमारी सेल्स कितनी है, हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारी ग्रोथ किस तरीके से है, हमारा फ्यूचर प्लान क्या है, हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, हमने फ्यूचर में क्या किया, इन सारी डिटेल्स को क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट के पास दे देंगे। अभी एक स्टॉक मार्केट ऐसा ऐसी प्लेस है जहां पे ना पब्लिक ट्रस्ट करती है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये हमें धोखा नहीं देगा। यहाँ पे अगर कोई कंपनी आ रही है और वो कंपनी अच्छी है, तो स्टॉक मार्केट हमें उस कंपनी के शेयर्स दिलवा के रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे एक नई कंपनी अपने शेयर्स को बेचने आती है, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो नई नई कंपनीज के शेयर को बाय करने आते हैं। ठीक है। मतलब ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे एक बायर आएगा जिसको किसी कंपनी का शेयर बाय करना है, क्योंकि वो उस कंपनी के प्रॉफिट से भी क्या कमा पाए, प्रॉफिट कमा पाए। और ऐसे भी लोग आते हैं जिनको अपनी कंपनी को के शेयर्स क्या करने, पब्लिकली बेच देने हैं। तो यहाँ पे ये दोनों एक जगह पे आए। यहाँ पे इन्वेस्टर क्या करेगा, इस कंपनी के बारे में पूरा स्टडी करेगा। इफ अगर इन्वेस्टर को ये कंपनी अच्छी लगती है, तो इन्वेस्टर क्या करेगा, इस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। अभी ये जो अमित जी है, इन्हें कितने पैसे चाहिए थे, 500 करोड़। अभी आप बताना, कोई एक इन्वेस्टर 500 करोड़ देगा क्या? नहीं देगा। अभी ये स्टॉक मार्केट को भी पता है। या फिर 500 इन्वेस्टर होंगे तो भी एक एक करोड़ देंगे क्या? नहीं देंगे। तो ये भी स्टॉक मार्केट को पता है। तो स्टॉक मार्केट क्या करता है, ये जो 500 करोड़ है, ये जो 500 करोड़ की इक्विटी है, ये 500 करोड़ की क्या है, इक्विटी। इक्विटी मतलब कैश, कैश मतलब शेयर्स। ये 500 करोड़ के जो इक्विटी शेयर्स है, इन इक्विटी शेयर्स को टुकड़ों में डिवाइड करता है। मान लो ये 500 करोड़ है, ये 500 करोड़ को क्या किया जाएगा, छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड किया जाएगा। मान लो इन 500 करोड़ के इस 500 करोड़ के 1 करोड़ टुकड़े कर दिए। 1 करोड़, 1 CR क्या किए, इसके टुकड़े किए। अभी आप बताना, अगर इस 500 करोड़ के हम 1 करोड़ अगर टुकड़े करते हैं, तो एक टुकड़े की प्राइस क्या बनेगी? अगर 500 करोड़ के अगर हम 1 CR पीसेस करते हैं, तो एक पीस की प्राइस क्या बनेगी? 500 रुपए बनेगी ना। अगर 1 × 500 करोगे तो 500 CR हो जाएंगे। राइट। तो यहाँ पे ये जो 1 पीस है, इसे हम बोलते हैं 1 शेयर। क्या बोलते हैं हम? 1 शेयर। आपको भी समझा शेयर क्या होता है? अगर आप किसी भी कंपनी का एक अगर इक्विटी शेयर परचेस कर रहे हो, तो आप ये जो पूरी कंपनी है उसके क्या बन जा रहे हो, इतने छोटे पार्ट के ओनर। क्या बन जा रहे हो? ओनर। आप इस कंपनी के क्या बन रहे हो? ओनर। बट कितने पार्ट्स के?
इतने से छोटे से पार्ट के। फिर भी आप एक ओनर ही हो ना एट द एंड। क्लियर एवरीवन? कोई भी दिक्कत है यहाँ तक? शेयर क्या होता है? कोई भी दिक्कत है? माइक ऑन करके सभी बात कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है? वॉइस आ रही है मेरी सभी को? यस सर। ओके ठीक है, सभी को क्लियर है? यस। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे जितने भी पर्सन हो ना, आप सभी लोग, यहाँ पे कुछ भी डाउट आता है ना, आप डायरेक्टली माइक ऑन करके बोल सकते हो। और कुछ भी अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ तो भी आप माइक ऑन करके आंसर करना उसका, ठीक है? बिकॉज मैं ज्यादा फास्ट नहीं जाना चाहता, लेक्चर्स थोड़े लेंदी होंगे बट पूरा डीप में जाके हम समझेंगे। मैं कोई थ्योरेटिकल लैंग्वेज में आपको बताना नहीं चाहता, सिखाना नहीं चाहता। पूरे प्रैक्टिकल लैंग्वेज में और प्रैक्टिकली चीजें जिस तरीके से होती है उस तरीके से मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ठीक है? क्योंकि आप अंडरस्टैंड कर पाओ उस चीजों को। अभी पता चला सभी को शेयर क्या होता है। अभी आपको एक इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। अभी ए पर्सन है, इसकी कंपनी की वैल्यूएशन है 100 करोड़। अब इसने क्या किया है, 100 करोड़ के जो इसके पास इक्विटी शेयर्स है उसमें से 10 करोड़ के इक्विटी शेयर्स बेच दिए। कहाँ पे? पब्लिकली। अभी ए पर्सन के पास 100 करोड़ की क्या है, इक्विटी शेयर्स है, मतलब ये 100% का क्या है, मालिक है अपनी कंपनी का। और उसने 10% के शेयर क्या किए, पब्लिकली बेच दिए। 10% के मतलब अप्रोक्स 10 करोड़ के शेयर क्या किए, पब्लिकली बेच दिए। अभी ये जो 10% शेयर है वो कोई भी परचेस कर सकता है ना? कोई भी परचेस कर सकता है। अगर किसी पर्सन को एक साथ 1 करोड़ के बाय करने, 1 करोड़ के बाय करेंगे, किसी को 200 रुपए के बाय करने, किसी ने 200 के बाय किए। एट द एंड की एक शेयर का प्राइस क्या है, एक शेयर की वैल्यू क्या है? एटलीस्ट एक शेयर बाय करना पड़ता है किसी भी इन्वेस्टर को, ठीक है? चलो, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ए पर्सन को अगर बिजनेस को ग्रो करना है, पैसे की नीड है, वो स्टॉक मार्केट के पास आता है। इसका मतलब वो किसके पास आता है? स्टॉक मार्केट में ना एक्सचेंज होते हैं। क्या होते हैं? एक्सचेंज। यहाँ पे क्या होता है, टू टाइप्स के एक्सचेंज है, एनएसई और बीएसई। ये दो एक्सचेंज है। तो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, कोई भी नई कंपनी जब स्टॉक मार्केट में आती है ना, तो सबसे पहले वो आती है एक्सचेंज के पास। इंडिया में दो एक्सचेंज है, जो कि है एनएसई और बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। विदाउट इनके स्टॉक मार्केट रन नहीं हो पाएगा। बिकॉज कुछ भी प्रोडक्ट हो उसको ट्रेड करने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, है ना? अगर जैसे हमें कुछ सब्जी परचेस करनी है तो हम कहाँ पे जाते हैं, सब्जी मंडी। एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर आ रहा है, सेलर आ रहा है। मतलब वहां पे अगर किसी को सब्जी बेचनी है तो भी वो मार्केट में आएगा, वेजिटेबल मार्केट में आएगा। और किसी को खरीदनी है तो भी वो सब्जी मंडी जाएगा, है ना? तो वो एक प्लेटफॉर्म बन गया। अगर किसी को कपड़े परचेस करने हैं तो वो कपड़ों की दुकान में जाएगा, जहाँ पे एक ऐसा पर्सन रहेगा जो कि कपड़े सेल कर रहा है और एक ऐसा पर्सन रहेगा जो कि कपड़े क्या कर रहा है, बाय करने गया है। मतलब वो क्या हुआ, प्लेटफॉर्म हुआ। वैसे ही अगर किसी भी पर्सन को ना स्टॉक को बाय करना होता है ना, तो वो कहाँ पे आएगा, एनएससी या फिर बीएससी के पास। बिकॉज ये क्या है, दो एक्सचेंज है, ठीक है? एक सिंपल लैंग्वेज में, जैसे सब्जी मंडी है जहाँ पे सब्जी मिलती है, वैसे ही एनएससी बीएससी दो मार्केट है जहाँ पे क्या मिलेगा, आपको शेयर मिलेंगे। और बेचना भी होगा तो भी आप कहाँ पे आओगे, यहीं पे आओगे। तो आप डायरेक्टली इनसे शेयर बाय करते हो क्या? आप इनसे नहीं बाय करते, आप आपके ब्रोकर से बाय करते हो। बट आपके जो ब्रोकर्स होते हैं ना, जैसे आपने एंजल वन में डीमैट अकाउंट ओपन किया है, तो आपका ब्रोकर एंजल वन है। तो आप डायरेक्टली एनएससी बीएससी से बाय नहीं करते, आप आपके ब्रोकर से बाय करते हो। और आपके ब्रोकर का अकाउंट होता है एक्सचेंज के पास। किसके पास होता है? एक्सचेंज के पास। तो ये दो एक्सचेंज जो है वो, इनका काम होता है किसी भी नई कंपनी को स्टॉक मार्केट में क्या करवाना, लिस्ट करवाना। किसी भी न्यू कंपनी को क्या करना, स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाना। सेकंड काम होता है, जब कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी तो उसको ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म मतलब क्या, कोई बायर आएगा, कोई सेलर आएगा, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, उन्होंने लिक्विडिटी प्रोवाइड करना चाहिए। जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वो एज ए लिक्विडिटी प्रोवाइडर की तरह वर्क करते हैं। अभी लिक्विडिटी प्रोवाइडर मतलब क्या, लिक्विडिटी मतलब नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। मतलब यहाँ पे क्या होते हैं, काफी नंबर्स में बायर्स और सेलर्स होते हैं, ठीक है? ये क्या करेंगे, पहला काम इनका क्या है, किसी भी नई कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाना और ट्रेडिंग के लिए उसको प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कर देना। जब भी कंपनी, कोई भी नई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, कंपनी की दो फेजेस होती है। एक होता है प्राइमरी मार्केट, फर्स्ट होता है प्राइमरी मार्केट। सेकंड होता है सेकेंडरी मार्केट।
प्राइमरी मार्केट में होता है आईपीओ। क्या होता है आईपीओ? आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जैसे हमने देखा यहाँ पे, जो अमित जी है, इन्हें क्या करना था, अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाना था। तो अमित जी अपनी कंपनी को जब तक स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है, इसे हम बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब अमित जी अपने कंपनी के जो शेयर्स है वो क्या कर रहे हैं, पब्लिकली बेच रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, आईपीओ। इनिशियली कोई भी पर्सन अगर अपने कंपनी के शेयर्स पब्लिकली बेचता है तो इसे हम क्या बोलेंगे, आईपीओ। क्लियर एवरीवन? तो ये जो फर्स्ट प्रोसेस है जहां पे ए पर्सन अपने शेयर्स स्टॉक मार्केट के पास लेके आ रहा है, मतलब किसके पास लेके आ रहा है, आप बता सकते हो अभी? एक्सचेंज के पास। बिकॉज ये काम किसका होता है, एक्सचेंज का। क्या काम है, नई कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाना। मतलब जो अमित जी की कंपनी, हम एग्जांपल देख रहे थे, अमित जी की जो कंपनी है, उसको स्टॉक मार्केट में कौन लिस्ट करवाएगा, एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब एनएसई और बीएसई। ठीक है। और जब इनकी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी, तो इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट, जहां पे क्या होगा, शेयर्स की बाइंग और सेलिंग। मतलब अगर जिसने बाय करके रखे हैं शेयर्स और उसको अगर बेचने होंगे तो वो कहाँ पे आएगा, एक्सचेंज के पास। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको बाय करना था बट पहले बाय नहीं कर पाया, तो वो फिर अभी बाय करना है, तो वो कहाँ पे आएगा, फिर से एक्सचेंज के पास। मतलब यहाँ पे बायर्स और सेलर्स क्या होंगे, कंटिन्यूसली आते रहते हैं। ठीक है, एवरीवन क्लियर हुआ? चलो, तो यहाँ पे बीएसई जो है वो एशिया का, पूरे एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। पूरे एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। और यहाँ पे 30,000 प्लस कंपनीज लिस्टेड है। और एनएसई जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 6,000 प्लस कंपनीज क्या है, अभी लिस्टेड है। बट अभी आप जब ट्रेड लोगे या फिर कोई भी शेयर को बाय करोगे, तो आप बाय करोगे एनएसई में। बिकॉज बिकॉज ऑफ एनएसई में अभी ज्यादा लिक्विडिटी होती है, बिकॉज बीएसई में ज्यादा लोग अभी बाइंग और सेलिंग नहीं कर रहे। ठीक है, आप कर सकते हो बीएसई में भी बाय सेल, बट आप ट्राई करोगे कि एनएसई में ही आप शेयर को बाय और सेल करो। बिकॉज एनएसई अब भी सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। अभी आप बोलोगे सर, बीएसई में इतनी कंपनीज है फिर भी एनएसई क्यों बड़ा है ना? बिकॉज एनएसई अभी लेटेस्ट है, मतलब न्यू। 1992 का आपने स्कैम सुना है, हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था। 1992 में एक स्कैम हुआ था जो कि हर्षद मेहता ने किया था। उसके पहले एनएसई नहीं था, उसके पहले सिर्फ बीएसई ही था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही था, जो कि दलाल स्ट्रीट में लोकेटेड है। आपको पता है, आपने किसी ने अगर मूवी देखी हुई होगी, वो वेब सीरीज जो है वो 1992, तो उसको पता होगा। किसी ने देखी है यहाँ पे? नो सर। ओके। देखो, मैं आप सभी से एक ये करना चाहता हूँ कि देखो, यहाँ पे जब तक आप खुल के बात नहीं करोगे ना, तब तक आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे चीजों को। ठीक है, कुछ भी क्वेरी होती है तो बीच में माइक ऑन करके पूछो, अदरवाइज मे भी जो क्वेश्चन करता है उसका आंसर करो। ठीक है, चलो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं फिर भी। देखो, 1992 की जो मूवी आई थी स्कैम 1992, उसमें पूरा टोटल दिखाया गया है कि किस तरीके से स्कैम हुआ था। उसके बाद स्कैम से बचने के लिए सारी चीजें जो है वो, जो पहले फिजिकल होती थी, मतलब पहले अगर कोई शेयर बाय करता था, 1996 से पहले अगर कोई भी पर्सन शेयर बाय करता था, उसको ना शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता था। शेयर सर्टिफिकेट एज अ फिजिकल सर्टिफिकेट होता था, एक पेज होता था जहाँ पे लिखा जाता था, जो भी ओनर है उसका नाम लिखा जाता था, कंपनी का नाम होता था, उसमें लिखा जाता था सारी डिटेल्स में, सारी चीजें होती थी कि आप इस कंपनी के शेयर बाय कर रहे हो, इतने परसेंट के आप इस कंपनी के ओनर बन रहे हो, यहाँ पे सिग्नेचर कंपनी का स्टैंप वगैरह, वो सारी चीजें होती थी। शेयर सर्टिफिकेट होता था। बट इसमें काफी फट जाता था, कभी कोई घुमा देता था, किसी के जल जाते थे, कुछ भी हो जाता था। अगर किसी का फ्लड आ गया तो उसमें चले गए, पन्ने भीग गए, है ना, सर्टिफिकेट भीग गए। तो फिर, तो इसकी वजह से जो है वो एनएससी की शुरुआत हुई। और उसके बाद जो सारी चीजें थी वो डिजिटलाइज होना स्टार्ट हुई, डीमटेरियलाइज फॉर्म में। जो भी शेयर सर्टिफिकेट थे जिसके पास ये फिजिकल चीजें थी, उनके जो सारे शेयर्स थे वो एज अ डिजिटल, मतलब डीमटेरियलाइज फॉर्म में बनना स्टार्ट हुए। मतलब आपके फोन में एक ई सर्टिफिकेट बनना स्टार्ट हुआ, जो कि अभी चोरी भी नहीं हो सकता, फट नहीं सकता, गुम नहीं हो सकता। अगर आप पासवर्ड भूलते हो आपके डीमैट का, तभी वो चीज जाएगी, जाएगी भी नहीं। आप उसको भी आपके ईमेल थ्रू ले सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें जो है 1996 से डिजिटलाइज होना स्टार्ट हुई। एवरीवन क्लियर हुआ सभी को ये चीज के बारे में? यस चलो, सर। देखो, तो अभी एनएससी में अभी इतनी सारी कंपनीज है, बीएससी में इतनी सारी कंपनीज है, तो इनके, देखो ऑलमोस्ट अगर एक एक भी कंपनी होगी ना, तो इनके करोड़ में शेयर्स होते हैं।
तो भी 30,000 कंपनीज है, यहाँ पे 6,000 कंपनीज है, तो इनके शेयर्स भी कितने होंगे? तो ये शेयर्स कहाँ पे रखे जाएंगे, आपको क्या लगता है कहाँ पे रखे जाते होंगे ये जो शेयर्स है? चलो इसके बारे में हम देखते हैं। ये जो सारे शेयर्स है ना, वो स्टोर होते हैं सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास। ये दो डिपॉजिटरीज है, ये क्या है, दोनों डिपॉजिटरीज है, और इनका काम होता है शेयर्स को स्टोर करना। सिंपल समझना, एज अ गोडाउन टाइप, जहाँ पे सारे शेयर्स क्या करे जा रहे हैं, स्टोर किए जा रहे हैं। अभी ये गोडाउन टाइप नहीं होता, ये जो सारी चीजें है वो प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर टाइप होती है। ठीक है, ये जो सारी चीजें होती है वो मेंटेन की जाती है सॉफ्टवेयर वगैरह में। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें है वो डिजिटलाइज है। एनएसडीएल सीडीएसएल, इफ अगर आप किसी भी शेयर को बाय करोगे सेल करोगे ना, तो एट द एंड ऑफ द डे आप होल्ड कर रहे हो शेयर्स को, तो आपको एट द एंड ऑफ द डे सीडीएसएल का मैसेज आ जाता है कि आपने एक दिन में कितना ट्रेड किया, या फिर एनएसडीएल का मैसेज आ जाता है कि आपने कितने शेयर को आज बाय करके उसको होल्ड करके रखा है लॉन्ग टर्म के लिए। क्लियर? तो इनके पास आपके जो सारे शेयर्स होते हैं, मतलब आपका जो डीमैट अकाउंट होता है उसमें जितने भी शेयर्स है वो सारे कहाँ पे रखे जाते हैं? ये जो दो डिपॉजिटरीज है इनके पास। क्लियर एवरीवन? चलो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे ना, मैंने आपको बताया 1992 में एक स्कैम हुआ था, जो कि सबको पता है। 1992 का जो हर्षद मेहता का जो स्कैम हुआ था वो बहुत बड़ा स्कैम था, एवरीवन, सभी लोग उससे नोएबल हो गए। ठीक है, तो जो स्कैम हुआ था उसके बाद काफी चीजें डिजिटलाइज हुई। उसके बाद शुरुआत हुई 1994 से लेकर 1996 के आसपास तक सेबी की, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक गवर्नमेंट अथोराइज बॉडी है। इसकी शुरुआत कब हुई है? 1994 से 1996 के बीच में इसकी शुरुआत हुई है। तो इनका काम क्या होता है सेबी का? जैसे एनएससी बीएसई है, उसके बाद इन्वेस्टर है, यहाँ पे कंपनीज है, यहाँ पे एडवाइजरी फर्म्स होती है काफी सारी। तो इनका सेबी का काम होता है कि ये जो सारे पर्सन है, ये किसी के साथ ना फ्रॉड कर पाए, इसके लिए रूल्स बनाना। क्या करना? रूल्स बना के रखना कि कोई भी पर्सन किसी के भी साथ फ्रॉड ना कर पाए। पूरे स्टॉक मार्केट की ये रेगुलेटरी बॉडी है, जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं कि कोई भी पर्सन के साथ फ्रॉड ना हो पाए। इवन सेबी खुद के लिए भी रूल्स बनाता है। और ये जो सेबी है वो एक गवर्नमेंट अथोराइज बॉडी है, मतलब गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं इसके लिए, सेबी के जॉब के लिए। और ये गवर्नमेंट अथोराइज प्लेटफॉर्म होता है, एक बॉडी होती है जहाँ पे ये क्या करते हैं, रूल्स बनाते हैं। किसके लिए? हर एक पर्सन के लिए, कि कोई भी पर्सन किसी के साथ फ्रॉड ना कर पाए। इफ अगर ऐसा होता है, कहीं पे दिखता है, तो सेबी उसके ऊपर लीगली क्या करती है, एक्शन लेती है। सभी लोगों को क्लियर है? अब तक हमने ज्यादा कुछ नहीं देखा, जस्ट हमने देखा शेयर क्या होता है। सभी लोगों को क्लियर है? यस सर। चलो उसके बाद हमने देखा एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है, सभी को क्लियर है? शेयर मतलब सिंपल, कि कोई भी पर्सन अपने कंपनी की जो हिस्सेदारी है, जो 100% खुद की ओनरशिप है, उसकी 20% 30% क्या करता है, पब्लिकली बेचता है। और बेच के क्या कर रहा है, पैसे लेके अपने बिजनेस में लगा के बिजनेस को ग्रो कर रहा है। सिंपल। एक्सचेंज क्या होता है? जहां पे आप क्या कर सकते हो, किसी भी शेयर को बाय और सेल कर सकते हो। यहाँ पे अपने इंडिया में कितने एक्सचेंजेस है, बताओ? 6,000। नहीं नहीं, इंडिया में दो एक्सचेंज है, एनएसई और बीएसई। NSE BSC। राइट राइट राइट, दो एक्सचेंज है, एनएसई और बीएसई, जहां पे क्या कर सकते हो आप जाके शेयर को बाय और सेल कर सकते हो। और कोई भी नई कंपनी होती है तो वो क्या कर सकती है, अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवा सकती है। किसके थ्रू? एक्सचेंज के थ्रू। ठीक है। और एक्सचेंज में किसका अकाउंट होता है? अपन डायरेक्टली कर सकते हैं कि एक्सचेंज में डील? नहीं। एक्सचेंज में किसका अकाउंट होता है? ब्रोकर्स, जैसे एंजल वन है, ग्रो है, जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, धन है, काफी सारे ब्रोकर्स है। ठीक है, इनके अकाउंट्स कहाँ पे होते हैं? एक्सचेंज के पास। और आप, जो हम रिटेलर्स है, ना है, जो इन्वेस्टर है, हमारे अकाउंट्स किनके पास होते हैं? किसके पास होते हैं? ब्रोकर्स के पास। राइट। अगर आपके पास 1,000 2,000 करोड़ का अगर कैपिटल है, 2 4 हज़ार करोड़ का, जैसे राकेश झुंझुनवाला, आप सभी को पता है राकेश झुंझुनवाला जी? यस। देखो,
इंडिया का हम उन्हें सबसे बड़ा इन्वेस्टर बोलते हैं, इंडिया का वॉरेन बफेट बोलते हैं। वॉरेन बफेट वर्ल्ड के सबसे बेस्ट इन्वेस्टर है, वॉरेन बफेट। और राकेश झुनझुनवाला जी को हम इंडिया का वॉरेन बफेट बोलते हैं। मतलब उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट की, बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने रिटर्न्स निकाले। ठीक है। तो उनके पास बहुत बड़ा कैपिटल था, तो इनका अकाउंट डायरेक्टली एनएससी बीएससी में था, डायरेक्टली था। अब इतना बड़ा कैपिटल होता है तो वो ब्रोकर थ्रू जाने से बेटर लगता है उन्हें कि हम अपना खुद का ही एक ब्रोकरिंग फर्म ओपन करें। जैसे आपने मोतीलाल ओसवाल का नाम सुना है किसी ने? तो जो मोतीलाल ओसवाल फर्म है वो राकेश झुनझुनवाला खुद ओन कर रहे हैं। ठीक है। तो इनका खुद का ही ब्रोकिंग फर्म उन्होंने बना दिया, बिकॉज पैसा ही उतना है कि किसी और पर्सन को ब्रोकरेज देने से बेटर है हम अपना खुद का ओपन करके ब्रोकरेज क्रिएट करें। ठीक है, ऐसा है। क्लियर हुआ एवरीवन? चलो, उसके बाद हमने देखा रेगुलेटरी बॉडी। क्या देखा? रेगुलेटरी बॉडी कौन है इंडिया की? सीबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनका काम क्या होता है? रूल्स बनाना। किसके लिए? हर एक पर्सन के लिए, इन्वेस्टर के लिए, एनएससी बीएससी के लिए, और इवन खुद के लिए भी। ठीक है। उसके बाद हमने देखे इंडिया में दो टाइप की डिपॉजिटरीज है। कौन सी डिपॉजिटरीज है बताओ? सीडीएसएल और एनएसडीएल। ये क्या करते हैं? जितने भी शेयर मार्केट में शेयर्स है उनको क्या करते हैं ये? स्टोर करते हैं अपने पास। ठीक है। क्लियर एवरीवन? Yes. ये चार कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो ये बेस है, काफी बेसिक चीजें हैं। बिकॉज काफी लोगों को ऐसे लगता है इसको जान के क्या करेंगे, बट देखो मार्केट अगर आपको जानना है तो ये बेसिक चीजें आपको पहले अंडरस्टैंड होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आपको ये चीज अभी बोरिंग लगेगी, सर ये जो बता रहे हैं सर, आप डायरेक्टली मार्केट स्टार्ट करो, टेक्निकल फंडामेंटल ये चीजें स्टार्ट करो, रिस्क मैनेजमेंट ये चीजें स्टार्ट करो, ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर फ्यूचर्स है उसके स्टार्ट करो। बट अगर आप ये चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे ना तो मार्केट को नहीं समझ पाओगे। ठीक है। चलो, क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. राइट। तो चलो अभी हम देखते हैं म्यूचुअल फंड, ईटीएफ्स, बॉन्ड और डिबेंचर्स के बारे में। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं? यहाँ पे कोई ऐसा है क्या जो एसआईपी कर रहा है म्यूचुअल फंड्स वगैरह में? या फिर म्यूचुअल फंड पता है सर हमें? कितने लोग ऐसे हैं कि सर म्यूचुअल फंड तो पता है क्या होता है? कोई भी नहीं है? किसी को नहीं पता म्यूचुअल फंड? नाम तो सुना होगा ना म्यूचुअल फंड का। यहाँ पे आप कोई शर्माओ मत, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको कोई डांटेगा चिल्लाएगा, कुछ रॉन्ग वर्डिंग आपसे निकल जाती है तो कोई बात नहीं। देखो लर्निंग फेज होता है, जब मैं भी सीखता था तो मैं, मेरे जो सर होते थे, मैं काफी क्वेश्चंस करता था, बिकॉज सारी चीजें मुझे सीखनी थी। अगर आपको भी सारी चीजें सीखनी है ना तो क्वेश्चन करो। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी ज्यादा नॉलेज आपको मिलेगी। बिकॉज मुझे ऐसा लगेगा कि मैं जो चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सभी को समझ आ रही है। ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको पता है म्यूचुअल फंड क्या है। सर पता तो है म्यूचुअल फंड के बारे में, बस एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। ओके मतलब ओके अपने चलो। savings में से कुछ अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म के राइट लिए। राइट 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 राइट। चलो हम समझते हैं म्यूचुअल फंड ईटीएफ्स वगैरह क्या होता है। बट उससे पहले ना आपको एक बात बता देता हूँ कि किस तरीके से ये जो सारा सेटलमेंट है वो होता है। देखो मान लो यहाँ पे एक बायर है और यहाँ पे एक सेलर है। तो अगर किसी बायर को किसी शेयर को बाय करना है तो वो कैसे बाय करते हैं? ये जो चीजें हमने देखी ना, इसमें हम देखते हैं जस्ट एक सेलर और बायर के बीच में ट्रांजेक्शन कैसे होता है। एक बायर जो है वो डायरेक्टली, अगर मान लो यहाँ पे एक सेलर है जिसको 500 रुपए का कोई शेयर है XYZ कंपनी का, जिसको सेल करना है। यहाँ पे एक बायर है जिसको सेम कंपनी का XYZ कंपनी का शेयर क्या करना है, बाय करना है। ठीक है। तो यहाँ पे बायर को बाय करना है, सेलर को सेल करना है, तो ये एक दूसरे के साथ डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? शेयर को एक्सचेंज कर सकते हैं कि तू मुझे शेयर दे दे, मैं तुझे पैसे देता हूँ। ऐसे हो सकता है? नहीं, ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो होता कैसा है ये चीज? ये दोनों जाते हैं अपने अपने एक्सचेंज के पास। जैसे दोनों जाएंगे एंजल वन के पास, ये क्या है एंजल वन के पास, तो एंजल वन इनको एक्सचेंज करेगा नहीं, एंजल वन बता देगा एनएससी बीएससी को। किसे बताएगा? एनएससी बीएससी को। बिकॉज बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज यही क्या करते हैं, स्टॉक को एक्सचेंज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था मार्केट यहीं पे होता है, यहाँ पे क्या होता है, शेयर्स की अदला बदली होती है। तो इनके पास शेयर्स है क्या? नहीं, डिपॉजिटरीज के पास है। जैसे सीडीएसएल और एनएसडीएल, इनके पास शेयर्स है। तो ये एनएससी बीएससी क्या करेंगी?
ऑर्डर्स को मैच करेगी, 500 रुपये पे एक बायर मिला, 500 रुपये पे एक सेलर मिला, ऑर्डर मैच हो गई, है ना, सेम शेयर है। तो एनएससी बीएससी बताएगी सीडीएसएल को कि ये जो ए पर्सन है इसके अकाउंट के शेयर जो है बी पर्सन के अकाउंट के जो शेयर है वो ए पर्सन के अकाउंट में डाल दो, और ए पर्सन के अकाउंट के पैसे बी पर्सन के अकाउंट में डाल दो। तो यहाँ पे ये जो एक्सचेंज होगा, और ए पर्सन को क्या मिलेंगे, शेयर मिलेंगे, और बी पर्सन को पैसे मिलेंगे। क्लियर। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, यहाँ से यहाँ पैसे आएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ यहाँ, यहाँ से शेयर जाएगा यहाँ, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ यहाँ, ये जो सारा प्रोसेस है। अभी आपको लगेगा सर इतना बड़ा प्रोसेस, इसको तो बहुत टाइम लगेगा, नहीं। ये जो प्रोसेस है वो विद इन अ सेकेंड होता है, 1 सेकेंड के भी बीच में हो जाता है। मतलब जस्ट आप क्लिक कर रहे हो तो बायर के अकाउंट से पैसे, बायर के अकाउंट से जो पैसा है वो आपके अकाउंट में आएंगे, और आपके अकाउंट से शेयर बायर के अकाउंट में फटाक से चले जाएगा विद इन अ सेकेंड। ठीक है। तो इतनी फास्ट क्या होती है, ये प्रोसेस होती है। ठीक है। तो चलो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है एवरीवन, सभी लोगों को ये जो ट्रांजेक्शन होता है वो किस तरीके से होता है? एवरीवन, जो भी सारी चीजें हमने अब तक देखी है सभी लोगों को क्लियर है? कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है कि जिसको सर डाउट है, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। सर एक बार रिपीट कीजिए। क्लियर। चलो चलो फिर से हम रिपीट करते हैं। देखो, ये जो ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन के बारे में रिपीट करना है आपको। हाँ सर। ओके ओके ठीक है। देखो, यहाँ पे ए पर्सन है जिसे क्या करना है, टाटा मोटर्स के शेयर बाय करने हैं 500 रुपए पे। और यहाँ पे बी पर्सन है जिसको सेम टाटा मोटर्स के शेयर सेल करने हैं 500 रुपए के। तो ये डायरेक्टली एक दूसरे के साथ शेयर और बाय नहीं कर सकते, सेल और बाय। तो यहाँ पे होता क्या है, ए पर्सन, जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे ए पर्सन जो है वो जाता है एंजल वन के पास, बी पर्सन जो है वो जाता है एंजल वन के पास। बिकॉज ये दोनों के पास एंजल वन ऐप है, ये डायरेक्टली एनएससीबीएससी के पास तो नहीं जा सकते। अभी आपने जैसे एंजल वन ऐप डाउनलोड किया है या फिर ओपन किया है, तो आप एंजल वन ऐप डाउन ओपन करोगे और वहां पे टाटा मोटर सर्च करोगे, बाय करना है तो बाय के ऊपर क्लिक करोगे, और सेल करना है तो सेल के ऊपर क्लिक करोगे। सिंपल। बट इसके पीछे प्रोसेस कैसे होता है, आपने तो एंजल वन में बाय का ऑर्डर डाल दिया, बाय के ऊपर क्लिक किया, बट एंजल वन जो है वो अपने खुद से शेयर नहीं देता। एंजल वन जो है वो जाता है एनएससी बीएससी के पास, इसकी जो सेल के ऑर्डर है वो भी जाती है एनएससी और बीएससी के पास। ये दोनों क्या करते हैं, 500 रुपए पे एक बायर मिला, 500 रुपए पे एक सेलर मिला, ऑर्डर्स को मैच करते हैं। यहाँ पे बीड और आस्क की प्राइस रहती है। काफी लोग ऐसे होते हैं कि जो सोचते हैं नहीं ये 500 पे है ना, तो ये जब 400 चला जाए, 490 चला जाएगा तब मैं बाई करूंगा, और ऑर्डर डाल देंगे 490 पे। और जब मार्केट 490 पे आएगा तो 490 पे एक अगर कोई सेलर होता है ना, कोई सेलर होगा, तो इससे ये क्या कर होंगे, बाइंग होगी। ठीक है। बट अभी मान लो यहाँ पे 500 रुपये बाय करना चाहता है ए पर्सन, और 500 रुपये पे क्या हुआ, मार्केट आया, तो 500 रुपये पे जैसे आता है, सेलर 500 रुपये पे है, एक बायर है 500 रुपये पे, ऑर्डर मैच हो गई, है ना। एक, अगर देखो कोई भी ऑर्डर तभी फुलफिल हो सकती है जब बायर्स और सेलर एक प्राइस पे बेचने या खरीदने के लिए रेडी है। जैसे मान लो आप कहीं पे कपड़े के दुकान में गए, आपको कोई शर्ट अच्छा लगा, तो आप, आपका जो दुकान वाला है उसने कहा कि इसकी प्राइस 1200 है, आपने बोला नहीं मैं 1000 ही दूंगा, तो ऑर्डर बन सकती है यहाँ पे, एक ऑर्डर हो सकती है क्या, मतलब एक बायर आपके और उसके बीच में ट्रांजेक्शन हो सकता है क्या, नहीं। तो वो बोलेगा कि 1100 चलेगा, तो आप बोलोगे ठीक है फिर 1100 में, ठीक है। तो आपने एक बीच की प्राइस डिसाइड की, और वहां पे क्या होगा, आपका ऑर्डर सेटलमेंट हो गया। तो आपने भी 1100 पे एग्री किया और सेलर ने भी 1100 पे क्या किया, एग्री किया। तो वैसे ऑर्डर्स मैच होनी चाहिए, एक बायर मिलना चाहिए 500 रुपए पे और एक सेलर भी मिलना चाहिए 500 रुपए पे। जब सेलर और बायर 500 रुपए में मिल जाते हैं तो एक्सचेंज क्या करेगा, डायरेक्टली सीडीएसएल और एनएसडीएल को बताएगा कि इन दोनों के अकाउंट के जो पैसे है, जिसके अकाउंट में पैसे है उसके अकाउंट से शेयर निकालो, और जिसको शेयर चाहिए उसे दे दो, और जिसके अकाउंट में पैसे है उससे पैसे लेके जिससे शेयर लिया उसे दे दो। मतलब ए के अकाउंट के जो पैसे है वो कहाँ पे जाएंगे, बी के अकाउंट में, और बी के अकाउंट का जो शेयर है वो किसके अकाउंट में आएगा, ए के अकाउंट में। बिकॉज ए को बाय करना है, तो ए के अकाउंट के पैसे कट हो जाएंगे और इसके अकाउंट में क्या आ जाएगा, शेयर आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है वो कुछ इस तरीके से चलता है, ये पूरा राउंडेड शेप। ठीक है। बट ये जो सारा प्रोसेस है विद इन अ सेकेंड होता है। क्लियर हुआ अभी?
हाँ सर, हो गया। ओके ठीक है। चलो, तो यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है म्यूचुअल फंड के बारे में? क्या होते हैं म्यूचुअल फंड, बता सकता है कोई भी? म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड से सर इन्वेस्ट करते हैं तो पता है, लेकिन कैसे क्या होता है पता नहीं। ओके ठीक है, चलो हम सीखते हैं उसको भी। म्यूचुअल फंड्स, अगर म्यूचुअल फंड्स आपको पता नहीं है तो डेट और डिबेंचर्स तो शायद ही नहीं पता होंगे। उसके बारे में हम समझेंगे, डेब्ट क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं। बट वो थोड़ा थ्योरेटिकल हो जाएगा म्यूचुअल फंड्स के बारे में। हम अभी तो म्यूचुअल फंड के बारे में समझते हैं कि म्यूचुअल फंड होते क्या है। देखो, म्यूचुअल फंड ना एक फंड हाउस होता है। अभी आप बोलोगे क्या पैसे का घर है क्या? तो नहीं, यहाँ पे होते हैं एनालाइजर, पोर्टफोलियो मैनेजर, रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, काफी लोगों की टीम होती है, काफी आरएस होते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, काफी बड़ी टीम होती है यहाँ पे। बस एक फंड हाउस मतलब क्या होती है? ये एक टीम होती है जहां पे, अभी यहाँ पे ए पर्सन है जिसे पता है स्टॉक मार्केट है क्या, और उसको फंडामेंटल एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से स्टॉक अच्छे पिक किए जाते हैं, किस तरीके से बाय किया जाता है, कौन से शेयर को कब बाय करना है, कब सेल करना है, कितना प्रॉफिट निकालना है, ये सारी चीजें ए पर्सन को पता है। तो वो क्या करेगा? खुद से इन्वेस्ट करेगा। बट बी पर्सन ऐसा है कि जिसे थोड़ा सा पता है, बट ना वो रिस्क नहीं लेना चाहता। थोड़ा सा पता है बट रॉन्ग होगा तो, है ना? कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कुछ, बस इतना पता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बढ़ता है, बट कहाँ पे इन्वेस्ट करना है ये नहीं पता। काफी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सब पता है बट टाइम ही नहीं है कि एनालिसिस करने के लिए, चार्ट देखने के लिए, या फिर जो फंडामेंटल स्टडी होता है वो करने के लिए टाइम नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड, ये जो फंड हाउस है, इसके पास पैसे दे देते हैं। इनके पास क्या करते, पैसे दे देते कि आप क्या करना, मेरे पैसे को इन्वेस्ट करना मार्केट में। क्योंकि अभी इनके पास एनालाइजर है, पोर्टफोलियो मैनेजर है, रिसर्च एनालिस्ट की टीम है, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट की टीम है, रिसर्च मैन, काफी बड़ी टीम है इनके पास। तो अगर इनके पास इतनी बड़ी अगर टीम है, तो ये अच्छे, आपको क्या लगता है ये अच्छे शेयर पिक कर पाएंगे कि नहीं? क्या लगता है आपको? डेफिनेटली, अगर इतने लोग अगर शेयर्स को देखेंगे, अच्छी कंपनी को सर्च करेंगे, तो डेफिनेटली अच्छी कंपनीज को ये पिक कर पाएंगे। तो बी पर्सन क्या करता है? इन फंड हाउसेस को पैसे दे देता है कि आप क्या करना, मेरे पैसे शेयर्स में इन्वेस्ट करना, मेरे पैसों को क्या करना, आप शेयर्स में इन्वेस्ट करना, जो भी पैसे प्रॉफिट बनेगा उसको आप क्या करना, मुझे दे देना। ठीक है? तो अभी फंड हाउसेस तो पूरा पैसा आपको देगी क्या? नहीं देगी। बट काफी ऐसे फंड हाउसेस है, काफी ऐसे म्यूचुअल फंड्स है जो एवरेज रिटर्न 19 to 20% का दे रहे हैं। काफी ऐसे म्यूचुअल फंड्स है। अभी तो लास्ट 5 ईयर्स में मुझे ऐसा लग रहा है, जहां तक मुझे पता है, कि ऑलमोस्ट 80% ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इतने रिटर्न्स दिए हुए हैं, और काफी ऐसे म्यूचुअल फंड्स है इन्होंने इससे भी ज्यादा रिटर्न्स दिए हुए हैं। तो भी आप बोलोगे सर 19-20% के रिटर्न्स ये क्या होते हैं? देखो, अभी आपको देखो, कहीं पे भी अगर आप इन्वेस्ट करने जाते हो, यहाँ पे कितने लोग ऐसे पता है, ऐसे हैं जिनको पता है इन्फ्लेशन के बारे में? इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन पता है किसी को? किसी को पता है इन्फ्लेशन? नहीं पता सर, नहीं मुझे सर। नहीं। देखो, इन्फ्लेशन होता क्या है? महंगाई का रेट। अभी इन्फ्लेशन रेट इंडिया में चल रहा है 6% से। इसका मीनिंग क्या है? 6% इन्फ्लेशन रेट अगर इंडिया में चल रहा है तो इसका मीनिंग क्या है? देखो, इंडिया की महंगाई कितने परसेंट से बढ़ रही है? अगर आज अगर आपको कोई चीज 1 लाख रुपए में मिल रही है, तो वो अगले साल आपको कितने में मिलेगी? इंडिया में 6% का इन्फ्लेशन है, मतलब वो सेम प्रोडक्ट आपको नेक्स्ट ईयर 1,06,000 में मिलेगा। 6,000 से उसकी प्राइस क्या बढ़ेगी, क्या होगी? इंक्रीज होगी। बिकॉज इंडिया में 6% का क्या है, इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई का रेट, महंगाई कितने परसेंट से बढ़ रही है इंडिया में। अगर आप, अगर 5 साल पहले अगर कोई प्रोडक्ट 1 लाख रुपए में बाय कर पा रहे थे, तो आज के टाइम पे आपको उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए 1,30,000 देने पड़ेंगे। बिकॉज ऑफ हर साल उस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 6,000 से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट ईयर में 6,000, सेकेंड ईयर में 6,000, थर्ड ईयर में 6,000, फोर्थ ईयर में 6,000, और फिफ्थ ईयर में 6,000, एट अप्रॉक्स 30,000 उस प्रोडक्ट की क्या हो रही है, प्राइस इंक्रीज हो रही है। अगर आप अगर देखने जाओगे, बैंक्स में अगर आप पैसे रख रहे हो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि बैंक बेकार है या फिर इन्वेस्ट मत करो, बैंक में पैसे मत रखो, बट चीजों को समझना, कैलकुलेशंस को समझना।
बैंक आपको कितने परसेंट की रिटर्न देता है पता है किसी को? बैंक का भी इंटरेस्ट रेट क्या है? 6%। 6%, 7%, सर। कितना? 7%। राइट। बैंक देता है 7% इंटरेस्ट। और अगर सीनियर सिटीजन्स होंगे तो अप्रोक्स 7.5 to 8%, इससे ज्यादा कहीं पे भी बैंक रिटर्न नहीं दे रही है। अभी आप मुझे बताना, आपने बैंक में 1 लाख रुपए रखे, ठीक है, और आपके 7% से क्या हो रहा है, पैसे बढ़ रहे हैं, 7,000 से आपके पैसे बढ़ रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द 5 years आपने प्रॉफिट कितना अर्न किया बता सकते हो आप? मतलब 7,000 एक साल में बढ़ रहे हैं तो अप्रोक्स 5 years में 35,000 होंगे, है ना? और इन्फ्लेशन जो है वो 1,30,000 हो रहा है, और आपके पैसे 1,35,000 हो रहे हैं। यहाँ पे आपने जो इन्वेस्ट किया है बैंक में, वो आपके बन रहे 1,35,000। बट जो प्रोडक्ट है आप वो टाइम पे परचेस कर पा रहे थे 1 लाख में, उसकी प्राइस भी तो इंक्रीज हो गई ना। मतलब आप मुझे बताना कि आपने कितना पैसा कमाया बैंक में रखे, सिर्फ और सिर्फ 5,000, वो भी 5 साल के बाद, है ना? अभी काफी लोग ऐसे बोलेंगे मैंने वो टाइम पे 1 लाख इन्वेस्ट किए थे, अभी उसके मेरे 1,30,000 बन गए, मैंने 30,000 प्रॉफिट कमाया उसमें। 30,000 का क्या किया मैंने उसमें? प्रॉफिट कमाया। बट एक्चुअल में कमाया क्या उतना? कमाया एक्चुअल में वो टाइम की जो वैल्यू थी 1 लाख की, वो आज के टाइम में भी बढ़ गई होगी ना। तो एप्ट वहां पे इतने सिर्फ 5,000 ही कमाया है। अगर इन्फ्लेशन से अगर इंटरेस्ट रेट अगर लेस कर दोगे तो सिर्फ 1% ही आपने क्या किया, आपके इन्वेस्टमेंट में अर्न किया। तो ये आपके लिए राइट इन्वेस्टमेंट है क्या बैंक? मैं ऐसे नहीं बोल रहा बैंक में इन्वेस्टमेंट मत करो, बट आपको क्या लगता है कि ये राइट इन्वेस्टमेंट है? चलो मैं यहाँ पे इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा बहुत बेस्ट एग्जांपल दे देता हूँ, काफी लोग रिलेट कर पाएंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लगता किसी ने मैगी नहीं खाई होगी, हर एक पर्सन ने मैगी खाई है। मैगी हर एक पर्सन ने खाई है ना? नो सर। अरे आपने मैगी नहीं खाई? नहीं सर। मैंने बहुत खाई है। देखो मैगी ना, लॉकडाउन के पहले सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए की मिलती थी। लॉकडाउन के पहले 2019 से पहले सिर्फ 10 रुपए की मैगी मिलती थी, पता है ना सभी को? आज मैगी मिलती है 15 रुपए की, है ना? 15 रुपीज इसका प्राइस हो चुका है। अभी आप सोचना, अगर मैं 2018-19 में अगर एक मैगी का पैकेट, मान लो मैं 100 मैगी के पैकेट परचेस कर लेता, तो मुझे कितने मैगी आती? अगर मैं 1,000 रुपीज की अगर मैगी परचेस करता तो मुझे 100 पैकेट आते, है ना? 10 रुपए की मैगी थी इसका मतलब। और सेम में 1,000 रुपीज अगर बैंक में इन्वेस्ट करता, तो बैंक मुझे 1,000 रुपीज का अगर 7% इंटरेस्ट देती, मतलब अगर 70 रुपए मुझे हर साल इंटरेस्ट देती, तो आज कितने बन पाते? 2025 चल रहा है, मतलब 5 साल मान लो, 5 साल में मुझे कितना पैसा मिलता? अप्रोक्स 35, 350 रुपए, है ना? 350 मिलते, एक साल के अगर 70 मिल रहे हैं, तो 5 साल के मुझे 350 मिलते इंटरेस्ट। तो चलो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट ऐड कर देता हूँ, आज की वैल्यू हम निकालेंगे। आज की वैल्यू कितनी होगी उसकी? 1,350 रुपीज, है ना? वो 1,000 की आज की वैल्यू कितनी होगी? 1,350। और अगर मैगी में परचेस करने जा रहा हूँ आज, तो मुझे 1,500 पे करने पड़ रहे 100 मैगी के लिए, है ना? तो भी आप मुझे बताना कि वो टाइम पे मैं 1,000 रुपए में 100 मैगी परचेस कर पा रहा था। अब भी मैं, जो मेरा इंटरेस्ट ऐड करके 1,300 रुपये बना, उस 1,300 में मैं 100 मैगी ऐड बना परचेस कर पाता हूँ क्या, पा रहा हूँ क्या? नो। डेफिनेटली नहीं कर पाऊंगा। तो आप ही मुझे बताना, मेरे बैंक में पैसे बढ़े या फिर घटे? मेरे पैसे की प्राइस बढ़ी या फिर घटी? देखो मेरा पैसा बढ़ा बट मेरे पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ी। देखो एक होता है प्राइस और एक होता है वैल्यू। प्राइस जो आप पे करते हो, वैल्यू जो आपको मिलती है। प्राइस क्या होती है? जो आप पे कर रहे हो किसी प्रोडक्ट के लिए। वैल्यू जो प्रोडक्ट आपको देता है। अगर मैं मैगी परचेस कर रहा हूँ 10 रुपए में, और उसको खा के मुझे मजा आया, तो उसकी वैल्यू वर्थ इट है। वर्थ इट है वो प्रोडक्ट। अगर मैं मैगी परचेस कर ले रहा हूँ 10 रुपए की और खाने के बाद मुझे मजा नहीं आया, तो वो वैल्यूएबल नहीं है मेरे लिए।
तो वैसे ही मेरे पैसे की प्राइस तो यहाँ पे बढ़ गई है। जैसे 1000 था तो वहां पे 1300 हो गया, 1350। इसकी प्राइस बढ़ गई बट वैल्यू जो है वो कम हो गई है। बिकॉज आज के टाइम पे इसकी वैल्यू एटलीस्ट तो 1500 होनी चाहिए थी, बिकॉज मैं एटलीस्ट 100 में आगे तो परचेस कर पाऊँ इससे। बट उतनी भी नहीं हुई, मतलब एट द एंड में लॉस में हूँ। तो बैंक में इन्वेस्टमेंट करना आज के टाइम में थोड़ा सा मुझे तो रिस्की लगता है। बाकी आप आपका डिसीजन ले सकते हो, बट आप सारी चीजों को अंडरस्टैंड करो, इन्फ्लेशन रेट को एडजस्ट करो, उसके बाद आप देखना कि क्या आपको बेटर लगता है। देखो, म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो काफी टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं। जैसे यहाँ पे 3 टाइप्स के म्यूचुअल फंड है, हमारे पास 4 टाइप्स है वैसे, बट हम 3 टाइप्स को मेजरली देखेंगे। एक होता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, एक होता है मिड कैप म्यूचुअल फंड, और थर्ड होता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। अभी ये क्या म्यूचुअल फंड है सर? देखो, मैंने आपको यहाँ पे बताया था फंड हाउसेस होते हैं। तो ये जो फंड हाउसेस है, ये देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि ये जो फंड हाउस होते हैं यहाँ पे, ये लोग, ये जो पूरी टीम है, एनालाइजर्स की, पोर्टफोलियो मैनेजर्स की, रिसर्च रिसर्च एनालिस्ट की, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट की, इनकी ये जो टीम होती है, तो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। एक ऐसी टीम होती है जो कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, मतलब जो कि छोटी छोटी कंपनीज है, जिनका कैपिटल जो है वो 5 करोड़ से भी छोटा छोटा है ना। तो ऐसी कंपनीज में ये क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 करोड़ से लेके 20 1 करोड़ के आसपास, 5 करोड़ के आसपास। अगर किसी कंपनी का फंड होता है, छोटी छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं, ऐसे फंड हाउसेस होते हैं जो कि एक मिड लेवल की कंपनीज, जैसे 20 30 हजार करोड़ की कंपनी है, थी 40 50 हजार करोड़ की कंपनी है, 60 70 80 हजार करोड़ की कंपनीज है, 600 200 करोड़ की कंपनीज है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब अप्रोक्स 20 हजार करोड़ के आसपास की कंपनीज तक ये क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और ये 5 करोड़ से 20 करोड़ तक की कंपनीज में। और जो लार्ज कैप होते हैं वो 20 हजार करोड़ से भी बड़ी कंपनीज होती है, इनमें इन्वेस्ट करते हैं। ये 3 टाइप के क्या है, म्यूचुअल फंड है। अभी इनका ना इंटरेस्ट रेट भी अलग होता है और रिस्क और रिवॉर्ड भी अलग अलग होता है। देखो, जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं ना, ये जो छोटे म्यूचुअल फंड होते हैं, इनके जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो है वो इनके रिटर्न्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। बट इसमें रिस्क जो है वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है। बिकॉज देखो, कोई भी छोटी कंपनी है, एक तो बहुत बड़ी भी हो सकती है और कभी कभी बंद भी हो सकती है, तो इसमें रिस्क भी ज्यादा है। और अगर गलती से बहुत बड़ी हो गई, 500 करोड़ की, अगर दो 5 10 करोड़ की कंपनी है, और अगर 100 करोड़ की हो गई, तो वहां पे आपका पैसा है डायरेक्टली 5 गुना हो जाएगा। बिकॉज 20 करोड़ की कंपनी थी, 100 करोड़ की हो गई, मतलब 5 गुना तो कंपनी बढ़ गई, तो शेयर प्राइस तो 10 गुना बढ़ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे बहुत प्रॉफिट होगा। अगर मिड कैप में जाओगे तो यहाँ पे रिस्क भी थोड़ा कम होता है और रिवॉर्ड भी एवरेज होता है। मतलब रिस्क भी थोड़ा कम है और रिटर्न भी क्या है, थोड़े कम ही है। और लार्ज कैप जो कंपनी होती है, यहाँ पे रिस्क बहुत कम होता है और रिवॉर्ड भी क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना आपका थोड़ा सा रिस्क फ्री होता है, काफी हद तक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होती है, बिकॉज बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। जैसे रिलायंस है, अदानीज की कंपनी है, टाटास की कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनीज, LIC है, उसके बाद आदित्य बिरलाज है, इनकी कंपनी जो है, इनकी कंपनीज में क्या होती है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है। तो भी आप चॉइस कर सकते हो आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से म्यूचुअल फंड बेस्ट होते हैं, कहाँ पे की जाती है। तो उससे पहले हम देखते हैं म्यूचुअल फंड से हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कौन से म्यूचुअल फंड हमें अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, और कहाँ से एक बेटर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो चलो, यहाँ पे हम, मेरा म्यूचुअल फंड का अकाउंट है, यहाँ पे हम देखेंगे। हम यहाँ पे आपको दिख रहे हैं म्यूचुअल फंड सेगमेंट में आने के बाद, यहाँ पे हमारे सामने सारे म्यूचुअल फंड है, काफी सारे म्यूचुअल फंड है। जैसे HDFC का स्मॉल कैप है, मोतीलाल ओसवाल का एक है, SBI है, या HDFC का मिड कैप है, स्मॉल कैप है, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप है, आदित्य बिरला सन्स का इक्विटी फंड है। उसके बाद पराग पारी का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, निपॉन इंडिया का फंड फंड है एक, ICICI का है, काफी है, निपॉन इंडिया, एक्सिस, ICICI, HDFC फ्लेक्सी कैप, टाटा का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अभी आप अगर इन म्यूचुअल फंड को देखोगे तो नोटिस करना, इनके रिटर्न्स देखो, 21%, 26%, 20%, 21, 22, 26, 26, 28, 21, 26, 21, 19, 25, 19, मतलब एक एवरेज रिटर्न देखोगे तो 20 प्लस ही है ना। एक एवरेज देखोगे तो 26 भी है, कहीं पे 28 भी है, 22 है, 2 है,
एक एवरेज रिटर्न 22 तो दे रहे हैं म्यूचुअल फंड्स, है ना। तो यहाँ पे ना सब एक काम करना, गूगल पे जाना, अभी नहीं कोई जाएगा। यहाँ पे गूगल पे जाने के बाद, जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे आप सर्च करना SIP कैलकुलेटर। देखो, अभी आपको मैं कुछ भी नहीं बताना चाहता कि कुछ भी रैंडम नंबर, बड़े बड़े नंबर्स, ये वो, इतना कमाओगे उतना कमाओगे, कुछ भी नहीं बताना चाहता मैं आपको। एक एवरेज पर्सन जो कि इंडिया में रहता है, उसकी सैलरी 20 to 25,000 के बीच में है। अगर वो अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है, जैसे गवर्नमेंट जॉब पे जो जाते हैं उनका फ्यूचर सिक्योर होता है, क्यों? क्योंकि उनका जो पेमेंट होता है उसमें से PF डिडक्ट होता है, पैसे डिडक्ट होते हैं। जब उनका रिटायरमेंट होता है वो टाइम पे उनको पेंशन मिलती है, पैसे मिलते हैं, तो उनकी एक लाइफ जो है वो एंड में सिक्योर है। अभी आपको, जब आप जॉब छोड़ोगे तो आपके पास कुछ इनकम होगी क्या? कुछ भी नहीं इनकम होगी। तो आपको प्री प्लान करना चाहिए कुछ ना कुछ तो, कि जब मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ या फिर मुझे खुद का पैसा इंजॉय करना है एट द एज ऑफ 30s के एज में या फिर 40s के एज में, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो देखो यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकता हूँ। देखो, मान लो अगर आपकी सैलरी 25,000 है, तो आप एक 6,000 अगर इन्वेस्ट कर पाते हो तो एक एक देखते हैं हम जस्ट कितना एक बनता है। जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा कि क्या 20% के एक एवरेज रिटर्न तो दे ही रहे म्यूचुअल फंड्स। तो चलो हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या कर सकते हैं। अगर एक साल हम हर महीने किसी म्यूचुअल फंड में 6,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। SIP क्या होता है वही, सॉरी सॉरी, जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया नहीं ना SIP। देखो, सॉरी, जस्ट यहाँ पे देना हम। एवरीवन, सभी लोगों को अब तक क्लियर है? इन्फ्लेशन क्लियर हुआ कि देखो बैंक आपको उतना रिटर्न्स नहीं दे पा रही है, बट म्यूचुअल फंड्स आपको काफी हद तक उससे बेटर रिटर्न्स दे पाएंगे। ठीक है। और एक इंडिया जो है वो एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, अभी $5 ट्रिलियन तक इंडिया की इकोनॉमी पहुंच चुकी है। अभी हमारा विजन है कि एटलीस्ट 20 साल के बाद एटलीस्ट $40 ट्रिलियन को क्रॉस करें। मतलब अप्रोक्स 4 to 5x, 5 से 6 गुना की $1 ट्रिलियन की इकोनॉमीज को हम क्या करना चाहते हैं? क्रॉस करना चाहते हैं। अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी को हम अगर क्रॉस करना चाहते हैं तो बहुत बड़े स्टार्टअप्स होंगे, बहुत बड़ी कंपनीज बनेगी, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, IT सेक्टर डेवलप होगा, सर्विस सेक्टर डेवलप होगा। हर एक इंडस्ट्री में क्या आएगा? रिवॉल्यूशन आएगा। AI इंडस्ट्रीज है, जैसे काफी कंपनीज है जो कि बूस्टअप हो सकती है। एग्री प्रोडक्ट्स है, इंडिया काफी ग्रोइंग इकोनॉमी है अभी। ठीक है। करते हो इन्वेस्टमेंट तो बहुत बेटर है, इफ अगर फ्यूचर के लिए आपके। यहाँ पे ना आप दो टाइप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में। एक तो लमसम इन्वेस्टमेंट, मतलब एक साथ ही 1 लाख रुपए डाल दिए, 2 लाख डाल दिए, 10 लाख डाल दिए, 20 लाख डाल दिए एक साथ ही। और सेकंड ऑप्शन होता है जैसे हमारे जैसे लोगों के लिए, जो कि एक जॉब पर्सन है, जिनके पास एक टाइम में इतना बड़ा बड़ा अमाउंट नहीं है, बट हाँ कि गोल बहुत बड़े हैं या फिर कुछ आगे जाके खर्चे हैं, उसके लिए कुछ सेविंग कर रहे हैं, है ना। तो मान लो अगर हमारा, हम हर एक मंथ एक छोटा सा अमाउंट जैसे 5 से 6 हजार रुपए क्या करते हैं, हर महीने 2,000 रुपए, 1,000 रुपए, 500 रुपए, अगर स्टूडेंट हो कुछ भी हो, छोटे मोटे 500 रुपए, 600, 1,000, 2,000, 100 रुपए से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। ऐसा नहीं है कि बड़ी अमाउंट चाहिए, छोटे अमाउंट से भी हम क्या कर सकते हैं? म्यूचुअल फंड को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हर महीने की एक पर्टिकुलर डेट को हम क्या कर रहे हैं? म्यूचुअल फंड के पास पैसे दे रहे हैं, 6-6 हजार रुपए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। उसके बाद क्या कर रहे हैं? हम उसको विड्रॉल कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी हम समझते हैं अगर लमसम अगर 1 लाख रुपए जैसे हम बैंक में डाल रहे थे, FD बना रहे थे, जहाँ पे हमें 7% के इंटरेस्ट मिल रहे थे, है ना, तो हमारे 5 साल बाद 35,000 का प्रॉफिट हो रहा था हमें, है ना। अगर वैसे ही अगर हम 1 लाख रुपए लमसम अगर म्यूचुअल फंड में डालते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम, सॉरी, यहाँ पे देखो, अगर हम म्यूचुअल फंड में मान लो हर महीने अगर 6,000 रुपये डाल रहे हैं, हर महीने कितने डाल रहे हैं? 6,000 एक साल के लिए। और 20% से हमें क्या मिल रहा है? रिटर्न्स मिल रहे हैं। देखो, यहाँ पे 20% के हमें क्या मिल रहे हैं? रिटर्न्स मिल रहे हैं। एक साल में मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है? 72,000, 70,000 की इन्वेस्टमेंट हो रही है, और मुझे रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं? 8,500। मतलब एक साल बाद मेरे कितने हो रहे हैं? 70,000 के 80,000। अभी आप बोलोगे सर हम
प्रॉफिट तो सिर्फ 8,000 का ही हुआ है, आप तो बोल रहे हैं इतना बड़ा प्रॉफिट होगा, उतना बड़ा प्रॉफिट होगा। ये जो ऑरेंज फेज है ये आपका इन्वेस्टमेंट है, और ये जो है वो आपके रिटर्न्स है। देखो, आपको एक बात बताऊं, म्यूचुअल फंड जो है ना वो एक लॉन्ग टर्म का गेम है। जितना आप ज्यादा रुकोगे उतने ज्यादा जो पैसा है वो अर्न कर पाओगे यहाँ से। देखो, अगर आप 2 साल रुक जाते हो, 2 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए, और आपके जो रिटर्न्स है वो 36,000। फर्स्ट ईयर में सिर्फ 8,000 मिले, सेकेंड ईयर में डायरेक्टली आपको 36,000 हो गए उसके। मतलब नेक्स्ट ईयर में अप्रोक्स 28,000। फर्स्ट ईयर सिर्फ 8,000, सेकेंड ईयर 28,000। थर्ड ईयर में जाते जाते आपके रिटर्न्स बन रहे हैं 2 लाख रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट और 88,000 के रिटर्न्स। भाई आप बोलोगे सर अभी तो 88 ही बने हैं ना। 5 साल तक अगर रुकते हो मार्केट में तो आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 4,40,000 और रिटर्न्स 3 लाख रुपए। मार्केट को मैंने जैसे बताया लॉन्ग टर्म का गेम है। अगर 10 साल आप एसआईपी करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 11 लाख, रिटर्न जो है वो 20 लाख। इफ अगर आप जॉब पर्सन हो तो अगर 10 साल कोई बड़ी बात नहीं है। इफ अगर आप रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हो, अगर आप 20s के एज में हो, 24 25 की अगर एज में हो, और अगर 40s के एज में, जहाँ पे आपके पापा की एज अगर अभी 50 होगी, तो वो एज तक आप देख रहे होगे कि आपके पापा अगर अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर 5 साल पहले भी आपके पापा स्ट्रगल करते थे, तो अगर उनके एज में जाने तक अगर आपके पास, मान लो अगर आपकी 25 एज है और आपके पापा की एज अप्रोक्स 50 तो होगी ही, मतलब आपके पास अगर 50 एज में, 50 भी छोड़ दो, अगर आपके 45 के एज में, अगर आपके पास 45, अगर 25 से 45 मतलब अप्रोक्स 20 ईयर्स, 20 ईयर्स तक अगर आप कंटिन्यूसली एसआईपी करते हो, आपकी इन्वेस्टमेंट 41 लाख होती है और आपके रिटर्न्स 2 करोड़ 89 लाख, अप्रोक्स 3 करोड़ 30 लाख। कितने? 3 करोड़ 30 लाख रुपए आपके क्या बन जाते हैं? रिटर्न्स बन जाते हैं। भाई आप बोलोगे सर कुछ भी मत बताओ, डेफिनेटली ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर अभी 3 करोड़, आप जैसे बोल रहे थे कि मैगी का एग्जांपल दिया कि वो टाइम पे मैगी की प्राइस इतनी थी, तो अभी भी ये आज के थोड़ी 3 करोड़ है, इन यहाँ पे भी प्राइसेस वो टाइम पे बढ़ जाएंगे ना 20 साल बाद। आज जो चीज मैगी 10 रुपए में मिल रही है, 20 साल बाद वो 100 रुपए में मिलेगी। हाँ, इन्फ्लेशन कम कर दो। 20% का हमने यहाँ पे इंटरेस्ट लिया है ना, तो इन्फ्लेशन, ये जो हमने 20% का इंटरेस्ट लिया है, उसमें से 6% का इन्फ्लेशन कम कर दो। चलो माइनस कर दो इसको। इसको 20 से हम 6% माइनस किएंगे तो कितना बचेगा? 14। चलो 14 रख लो। फिर भी अगर आपकी 41 लाख इन्वेस्टमेंट, आपके 1 करोड़ 50 लाख, वो भी आज के टाइम के, आज के टाइम के 1 करोड़ 1.5 करोड़ है ये। अगर 1.5 करोड़ भी छोड़ो, अगर सिंपल 1 करोड़ भी बचते हैं, सिंपल 1 CR भी होते हैं, तो आप खुद से सोचना कि अगर आज के टाइम के अगर आपके पास 1 करोड़ है तो आप किस तरीके से लाइफस्टाइल जी पाते। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। इक्विटीज में, शेयर्स में, जो भी कंपनीज बेटर परफॉर्मेंस कर रही है उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इफ अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, नहीं कर पा रहे बेटर जगह पे इन्वेस्टमेंट, तो म्यूचुअल फंड चॉइस करो। तो अभी ऐसा है क्या कि एक ही जगह पे पूरा 6,000 डाल देना है? नहीं, आप क्या कर सकते हो, आपके पैसों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, वॉरेन बफेट जो कि पूरे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट इन्वेस्टर है, तो वो कहते थे कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक जगह पे मत रखो। बिकॉज ऑफ क्यों? अगर एक ही ट्रे में सारे अंडे रखोगे, अगर ट्रे गलती से गिर जाएगा तो सारे अंडे फूट जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग अलग जगह पे रखनी है। तो कहाँ पे आप कर सकते हो, आप थोड़ा पैसा आपके लार्ज कैप में लगाओ, थोड़ा मिड कैप में लगाओ, थोड़ा स्मॉल कैप में लगाओ। जैसे आपको मैं यहाँ यहीं पे एक ये करके देता हूँ, लार्ज कैप में आपका 50% जाएगा, मिड कैप में 30% और स्मॉल कैप में 20%। 50% लार्ज कैप, बिकॉज यहाँ पे आपको कम रिटर्न्स मिलेंगे बट स्टेबल रिटर्न्स मिलेंगे, है ना। मिड कैप में आपको एक एवरेज रिटर्न्स, एवरेज रिस्क। और स्मॉल कैप अगर ये 20% अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर दिए, तो ये जो लार्ज कैप भी जितने रिटर्न्स नहीं देगा उतने ये आपको 20% ही दे देगा। बट ऐसा नहीं है कि यहीं पे सारे पैसे डालो, नहीं, बिकॉज यहाँ पे रिस्क भी है। अगर चला जाएगा तो ये सारा उड़ जाएगा, है ना। जब मार्केट गिरेगा, जैसे कोरोना टाइप अगर कोई सिचुएशन आती है इन फ्यूचर, तो ये जो पहली कंपनीज है ये पहले बंद हो जाएगी। बिकॉज बहुत छोटी कंपनीज होती है, इनको गिरना भी बहुत फास्ट गिरती है कंपनीज, है ना। जहाँ पे ये कंपनी, रिलायंस के शेयर्स अगर 2,000 का है, वो अगर लॉकडाउन के टाइम पे 700 600 रुपए से कम होगा। बट ये जो शेयर है अगर ये 50 का होगा ना, ये तो 10 और 12 रुपए पे आ जाएगा। यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस होगा, है ना। इससे होता है। क्लियर हुआ एवरीवन? चीजें क्लियर है सभी को? कोई भी डाउट किसी को?
जो भी चीजें हमने देखी उसमें किसी को भी डाउट है, छोटा सा भी डाउट? सभी को चीजें ऑलमोस्ट क्लियर है एवरीवन? कोई भी किसी को यस। डाउट होगा तो आप माइक ऑन करके बोल सकते हो कि सर ये डाउट है हमें। शायद मुझे जितना पता है कि किसी को डाउट नहीं होगा, बिकॉज मैंने काफी इजी लैंग्वेज में सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन कर दिया है। देखो आज का जो सेशन था ना वो जस्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर था, उसमें हम छोटी छोटी चीजें समझने वाले थे। जो कल से सेशंस होंगे उसमें हम फंडामेंटल, टेक्निकल, उसके बाद हम फ्यूचर ऑप्शन के बारे में देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। मनी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। काफी लोगों को मार्केट के बारे में नॉलेज होने के बाद भी पैसे नहीं कमा पाते। इवन मैंने भी ऐसे काफी लोग देखे हैं जिनको नॉलेज है प्रॉपर, बट रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता कि किस तरीके से कहाँ पे इन्वेस्ट करनी है, कहाँ पे कितनी रिस्क लेनी है। देखो मार्केट जो है ना वो एट द एंड चलता है बाइंग और सेलिंग से। तो कहाँ पे ज्यादा बाइंग प्रेशर है, कहाँ पे आपको बाय करना चाहिए। देखो काफी लोगों को ऐसे लगता है कि कोई ब्लू चिप कंपनी जैसे टाटा मोटर्स है, बहुत बड़ा नाम है, बट प्रीवियस ईयर में 1 डेढ़ साल में टाटा मोटर्स ने जीरो रिटर्न्स दिए। बट काफी लोगों को ऐसे लगता है इन्वेस्टमेंट मतलब टाटा मोटर्स परचेस करो। ऐसे नहीं होता। हाँ ब्लू चिप कंपनी है, एट द एंड आज नहीं तो कल प्रॉफिट देगी, बट 1 साल में अगर जीरो रिटर्न्स अगर आपको मिल रहे हैं तो आप कहीं और बेटर कंपनी चॉइस करो। जैसे गोल्ड ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए, मैंने गोल्ड के ईटीएफ्स बाय करके रखे थे, तो मुझे पता है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। अप्रोक्स मुझे 28% के 1 साल में रिटर्न्स मिले गोल्ड में। 50-50% के गोल्ड ने रिटर्न्स दिए। सिल्वर में मुझे 48% के रिटर्न्स है। अप्रोक्स अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट होते तो वहां पे 48,000 के रिटर्न्स। तो ये चीज मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पे कौन सी चीज बाय करनी है। फोमे में भी कोई भी चीज नहीं बाय करनी कि किसी चीज की प्राइस बढ़ जा रही है, बढ़ते जा रही है तो हाई में आपने उसको बाय किया। कभी भी ये चीज नहीं आपको करनी है। हाँ बट अगर चीज वैसी है, अगर बिजनेस उस तरीके से ग्रो हो रहा है, कंपनी की वैल्यूएशन वैल्यूएशन भी चीजें को सेम बता रही है, तो आप उसको बाय कर सकते हो। बट रैंडमली किसी ने बताया, कहाँ पे टिप्स आई, टेलीग्राम पे कोई चीज आई, कभी भी इन सारी चीजों के ऊपर बिलीव मत करना। रील्स में आया कोई प्रमोटर है जो कि आपको बता रहा है, खुद की रिसर्च करो, खुद सारी चीजों को अंडरस्टैंड करो। देखो कि कंपनी के फंडामेंटल्स कह रहे हैं क्या कि कंपनी की प्राइस बढ़ेगी, कंपनी के टेक्निकल चार्ट ऐसे बता रहे हैं क्या कि कंपनी की प्राइस बढ़ेगी। किसी और के कहने के ऊपर कभी बिलीव मत करना, खुद के ऊपर बिलीव करो, चीजों को खुद अंडरस्टैंड करो, सीखो। हर एक चीज मैं आपको सिखाऊंगा। देखो कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस सीखेंगे, बहुत डीप में जाएंगे कि किस तरीके से आपको स्टडी करना होता है फंडामेंटल एनालिसिस का। उसके बाद हम टेक्निकल पे भी शिफ्ट होंगे। काफी लोगों का यही होता है कि सर टेक्निकल एनालिसिस बताओ, चार्ट बताओ, चार्ट के ऊपर चलो, कैंडल्स बताओ, कैसे करना है, क्या करना है, उसके ऊपर काफी लोगों का ये होता है, तो उसको भी हम देखेंगे अपकमिंग सेशंस में। बट कल से जो भी सेशंस होंगे वो काफी लेंदी सेशंस होंगे, जिसमें काफी डीप में हम जाएंगे। बहुत धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, एक स्टोरी टाइप वो सारी चीजों को हम ये करेंगे। ठीक है? और कल से जो भी सेशंस होंगे उसमें आप सभी लोग नोटबुक और पेन कैरी करना, ठीक है? हर एक चीजों के आपके पास नोट्स होने चाहिए। बिकॉज मैं तो बता ही रहा हूँ आपको, बट आपके खुद के अगर हैंड रिटन नोट्स होते हैं तो आपको काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है? क्लियर है सभी लोगों को? चलो फिर यस। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। कुछ भी दिक्कत होती है तो आप आपके कोऑर्डिनेटर से बात कर लेना। अदरवाइज कल के सेशन में कुछ भी आपका डाउट्स होंगे तो आप मुझे पूछ लेना, हम क्लियर आउट करेंगे। ठीक है? ओके। चलो फिर बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।